हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें आप लोग जानते हैं साइंस में 3 पार्ट होते हैं, लगभग 4 पार्ट मान सकते हैं। जैसे एक हमारा होता है केमिस्ट्री पार्ट यानी रसायन विज्ञान, दूसरा हमारा हो जाता है फिजिक्स यानी भौतिकी, तीसरा हो जाता है जीव विज्ञान, चौथा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यानी पर्यावरण दिया रहता है। लास्ट में 1 या 2 लेसन पर्यावरण ही रसायन दिया रहता है, वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, रसायन का ही है। तो हम लोग इनमें से फिजिक्स पार्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट जो होते हैं साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं पहले साइंस के बारे में। साइंस से देखिए, जो विज्ञान होता है हमारा विज्ञान, ये बेसिकली हमारा 4 पार्टों में इसको हम डिवाइड करते हैं सुविधा के अनुसार पढ़ के। बाकी और पुस्तकों में 3, कहीं कहीं 4, कहीं 2 अलग अलग रहता है। बट हम लोग अपनी 10th की साइंस जो है वो एक होती ही केमिस्ट्री वाला पार्ट, यानी आप कह सकते हैं रसायन विज्ञान जो होता है। एक होता है फिजिक्स, ठीक है। दूसरी होती है आपकी बायोलॉजी जिसे कहते हैं। तीसरी हो गई आपकी ईवीएस टाइप के जो इन्वायरमेंट, उसमें थोड़ा बहुत रसायन भी होता है, थोड़ा बहुत पर्यावरण होता है, थोड़ा जीके सब कुछ सम्मिलित रहता है। ईवीएस कह सकते हो, इन्वायरमेंट कह सकते हो, पर्यावरण कह सकते हो, ठीक है बेसिकली वो केमिस्ट्री और थोड़ा सा उसमें पर्यावरणीय रसायन होता है। पर्यावरणीय रसायन इसको कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे अपने यहाँ क्या है कि ऑफलाइन ऑनलाइन तब आप लोगों के लिए हम यहाँ पे आए हुए प्लेटफॉर्म पे, ताकि पढ़ा सके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे चलेगा, ठीक है। बाकी वैसे ऑफलाइन बैचेस अपने कोचिंग में चलती हैं। तो उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया है, जिसमें से बायो का कुछ पार्ट हो गया है, और फिजिक्स का पार्ट अब चालू होगा। केमिस्ट्री का हम लोग पार्ट चल रहा है, उसमें भी लास्ट ही केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें से हम आपको फिजिक्स वाला पार्ट ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। उसके बाद फिजिक्स के बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री और बायो हम लोग बारी बारी से सभी कवर करेंगे। जो हमारा अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला, हमने आपको टाइम टेबल डाल दिया है अपने इसमें वीडियो, और कल ही मैंने अपलोड कर दिया था, सुबह ही आज चली गई है, आप लोग देख सकते हो। उसमें 2 जनवरी से आपके पेपर हैं, तो 1 महीने अपने पास समय है। उनमें जितने भी कवर हो सकेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं आपको सभी कवर करके दे दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए कि आप लोग बिल्कुल इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और उनको भी बताएँ कि हाँ यहाँ पर क्लास चल रही है, आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब इसके आगे का, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग बस पेन कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिजिक्स का जो पार्ट है वो क्लास 10th से, यानी कि आपका चैप्टर 10 अध्याय जो 10 है आपका, उससे चालू होता है फिजिक्स का पार्ट। जो अध्याय 10 है वहाँ से चालू हो जाता है। पहला पार्ट का नाम है प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाएगा। परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपके पार्ट के मतलब से चलेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी चैप्टर को पढ़ने का तरीका, जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता, और दूसरी बात उसमें क्या होती है, क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते। फिजिक्स के तो ज़्यादातर टफ होते हैं, क्योंकि उसमें मैथ भी इंक्लूड होती है और थ्योरी पार्ट भी इंक्लूड होता है, और थोड़ा टेक्निकल होती है वो साइंटिस्ट भाषा, तो लॉजिकल होती है थोड़ी सी, तो इसमें हमें टिपिकल लगती है। बट कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन हाँ, पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, चैप्टर में जो आपके मेंशन होंगे क्वेश्चन उनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, अभ्यास को करेंगे, सभी को करेंगे, लेकिन बुक को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। पुस्तक को पढ़ते हुए चलेंगे, तो इससे क्या होता है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी आपसे बन पाएगा। देखिए आपका पहला अध्याय जो 10 है उसमें आपका प्रकाश दिया है। प्रकाश के बारे में हम बता दें आपको। प्रकाश वो सभी है जो बल्ब से निकलती हैं प्रकाश से। आप देख रहे हैं हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सभी प्रकाश है। बट इनके व्यवहार होते हैं, 2 प्रकृति होती है, एक कड़ी होती है, ठीक है, और एक तरंगी होती है। कभी प्रकाश तरंग के माध्यम के रूप में प्रवेश यानी कि विसरित होते हैं, कभी कण के रूप में होते हैं, ठीक है। अलग अलग दोनों का अलग अलग प्रकृति अलग अलग समय पे होते हैं। बस इसी 2 व्यवहार के कारण इनमें प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। न जाने कितने प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे, कितनी परिभाषाएं मिलेंगी, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें ये प्रकाश का जो व्यवहार होता है कड़ी और तरंगी होता है, 2 व्यवहार होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इन्हीं व्यवहार के कारण सारी घटनाएं, ये आपकी घटनाएं हैं, इन्हीं 2 व्यवहार के कारण आपको इसमें बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को आपके सब्जेक्ट में मिलेगी।
यानी घटनाएं कहिए या फिर इसी के आसपास घटित होने वाली पर घटनाएं कह दीजिए, ठीक है, प्रकाश से ही रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है। द्वैत मतलब दो प्रकार के व्यवहार, एक कड़ी और एक तरंगी व्यवहार होता है। कुछ कड़ी के कारण आपकी घटनाएं होती हैं, कुछ आपकी तरंगी के कारण, ठीक है। अब पहला आता है व्यवहार आपका परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन का क्या लॉजिक है ये हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। दो के बारे में इस चैप्टर में आपसे बात किया है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को समझते हुए चलेंगे बेहतरीन तरीके से। आपको बस पेन कॉपी लेके बैठना है। चलिए तो हम लोग डिटेल देखते हैं। पहले क्या दिया, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। अंधेरा कमरा अगर है, मान लीजिए यहीं पे अगर लाइट सेटअप नहीं होती, पूरी लाइट पूरी तरह से, तो हम आपको नहीं देख पाते, ना आप हमें देख पाते, बिल्कुल काला ब्लैक दिखता पूरी तरह से। हम अंधेरे कमरे में बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं, यानी कि प्रकाश में ही हमारी नज़र दौड़ पाती है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी कि प्रकाश में और हमारी नज़र में क्या ऐसा है कि जो हम उसको देख पाते हैं प्रकाश में, यानी कि हमारी जो आँख की तरंगें हैं वो प्रकाश में गमन तो नहीं कर पाती हैं, चल पाती हैं, चलने का, ठीक है, बिल्कुल, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है दिन में, वो देखने में मदद करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हो। देखो अगर किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है तो उस पर वो रिफ्लेक्स मारती है। रिफ्लेक्स, जैसे आप कभी शीशा देखे हो, शीशा ऐसे कंघी करते करते फिर चमकाने लगते हो, किसी दोस्तों को ऐसे दिखाते हो तो उसके चेहरे में पड़ता है तो पूरा रिफ्लेक्स जाता हो उसका, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। वो देखिए देखने योग्य बना देता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सके, जैसे पन्नी होती है वाइट, ये देखिए इसमें पॉलीथीन चढ़ा हुआ है, कवर इसमें चढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये पॉलीथीन कवर लगा हुआ है, इसके अंदर की चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंस है जिससे आप पारदर्शी कह सकते हैं, ठीक है, आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से आर पार हो जाता है, ठीक है। प्रकाश से संबंध अनेक समान अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे बहुत सारे परिघटनाएं, देखिए परिघटनाएं लिखा हुआ, अभी हमने आपको बताया परिघटनाएं मिल गए आपको, ठीक है। जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया पहली घटना। तारों का टिमटिमाना, ये भी परिघटना है। इंद्रधनुष के सुंदर रंग 7 कलर दिखाई देना, ये भी है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, वो देखो विवर्तन, व्यतिकरण जो होता है आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेंगे। इनका अध्ययन हम लोग करेंगे, इन सब का इसमें अध्याय में करेंगे। और आप चले जाएंगे क्लास 12th में तो इसकी पूरा डिप्थ पूरा एक इकाई ही दे दिया है, जिसमें 2-3 चैप्टर हैं पूरे तरह से प्रकाश पे डेडिकेटिंग है। अभी मैंने वहाँ ख़त्म किया है और उसमें बहुत डिटेल दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल हम लोग समझेंगे। देखिए आगे दिया है कौन कौन सी परिघटना दिया है, आपने देखा परिघटनाएं दी, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश गुणों का अध्ययन करना, सब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी होती कौन कौन सी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल। आपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यानी प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता सीधा, क्योंकि हमारे दीवार के पीछे अगर कोई चीज़ रखी है तो हम नहीं देख पाते, यानी साफ पता चलता कि हमारी प्रकाश जो है नेत्र की प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करना जानता है, बाकी बगल में छिपी हुई तो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत, इससे बिल्कुल प्रूफ होता है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगर कोई वस्तु अपारदर्शी है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये मोबाइल है, इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो हमें नहीं दिखाई देगा, इसकी परछाई बन जाएगी। अगर इधर से टार्च लगाएंगे तो इसमें क्या होगी, इधर साइड परछाई बनेगी। देखिए इसमें आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें पूरी तरह से अपारदर्शी, इसको कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी, आप नहीं देख पा रहे इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी पे अगर हम इसे ये पॉलीथीन चढ़ी हुई तो आप देख पा रहे हैं पारदर्शी अपारदर्शी, लेकिन इसकी छाया बन जाती है। यानी जिन वस्तुओं की छाया बने काली काली ब्लैक, वो आपकी अपारदर्शी है, उतनी ही ज़्यादा है। प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। ये देखिए प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रकाश किरण की परिभाषा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है, प्रकाश किरण की परिभाषा नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये क्या दिया गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, यदि प्रकाश के, यह भी जानिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। मान लीजिए अगर ये रखा हुआ, देखिए तो हमारा प्रकाश क्या करता है, यहाँ से टकरा के यहाँ मुड़ जाता है। अगर छोटी, बहुत छोटी, ना के बराबर है, देखिए तो कम रोक पा रही, ना के बराबर रोक पा रहा, ठीक है, बिल्कुल इसमें नहीं जा रहा। तो एक अगर इसके बजाय, मुड़ने के बजाय, लौटने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया परिभाषा मिली यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी प्रकाश यहाँ से मिल गया है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन, ये देखिए हमने विवर्तन का नाम शुरू में लिया था, विवर्तन जो मुड़ जाता है वहाँ से, ठीक है, बिछुड़ जाता है, यानी कि मुड़ जाता है, उसको हम विवर्तन कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग किया जाता है असफल होने लगती है। वो देखिए असफल होने लगी, सरल रेखा वाला व्यवहार। अभी क्या कहा था कि हमारी प्रकाश सीधी सरल रेखा में, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इसको हम तभी देख पाएंगे जब यहाँ पे कुछ ना हो, सीधा सरल रेखा पे गमन करता हो। ठीक है, सरल रेखा पे गमन करता हो तभी हम देख पाएंगे। बीच में अगर कोई रख दिया जाए वस्तु तो हमारी नज़र इस पर फिर नहीं जाएगी, इसमें इधर फिर नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये वस्तु नहीं दिखाई देगी फिर। लेकिन अगर सामने छोटी सी है, छोटी वस्तु रखी है, तो इससे क्या होगा, सीधा तो नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से टकरा के ऐसे मुड़ सकता है, मुड़ जाएगा यहाँ से। इसको विवर्तन कहा जाता है, जो मुड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, खैर हम लोग देखते रहेंगे इनको। कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, है ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे असफल होने लगती विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। वो देखो, विवर्तन जैसी घटना को बनाने के लिए तरंगी व्यवहार, ये देखिए प्रकाश का तरंगी व्यवहार माना जाता है, तरंग रूप में माना जाता है। वो देखिए तरंग के रूप में, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे, 12th में, 11th। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। वो देखो, द्रव के सेंस में अन्योन्य क्रिया जो होता था वो अपर्याप्त है। प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। देखिए यहाँ पे देखिए कणों के जैसा भी व्यवहार, अभी हमने आपको शुरू में बताया तरंग के व्यवहार, कण के व्यवहार के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। देखिए यहाँ पे पहले ये था कि तरंगी व्यवहार भी दर्शाता है, कणी व्यवहार, लेकिन जब सामने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत था, पुराना वाला नहीं क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया, उस समय से उसमें, उस सिद्धांत में प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है ना ही कण, लेकिन मना भी नहीं किया गया है कि ये कण और प्रकृति नहीं है, कण का नहीं है या तरंग का नहीं, लेकिन उसमें बीचों बीच सामंजस्य स्थापित किया गया, ऐसे एक्सप्लेन किया गया, ऐसे रूल लाए गए हैं, नियम, जिससे कि बीच का सामंजस्य बनाता है वो। ठीक है, नकारता किसी को नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बहुत बढ़िया नॉलेज दिया गया था, इसमें बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें, इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा वर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखी गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन घटनाओं का, और प्रकाश का सरल रेखी गमन, सरल रेखी, विवर्तन, व्युत्करण, सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, टेढ़ा मुड़ना उड़ना, ये उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अध्ययन इसी का करेंगे। मूल धारणा प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक घटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोली दर्पण भी पढ़ेंगे इस अध्याय में। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन, गोली दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, प्रकाश का वर्तन कराएंगे, एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग भी समझेंगे कि दर्पणों का क्या उपयोग है वास्तविक जीवन में, हम लोग दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ये भी हम लोग इसमें बाखूबी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला है आपका प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग आप लोग डाल लेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, यस। चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। उच्च कोट की पालिश किया हुआ पृष्ठ, पालिश वालिश इसमें बता रहा, जैसे पृष्ठ है कोई, मान लीजिए सतह, जैसे आप लोग दर्पण देखते हो समतल, उसमें पीछे तरफ पालिश किया होता है, तभी हमारा चेहरा उसमें बन पाता है, सही है ना।
बिल्कुल। तो ये कह रहा कि एक उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित है, आइए नियमों को स्मरण करें। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा वगैरह, यहाँ पे नियम दे रहा है। तो आपको हम परिभाषाएं लिखा देते हैं। परिभाषाएं देखिए, जब तक नहीं लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम लोग इसकी परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिभाषाएं कुछ खास नहीं दी गई है और नियम तो दिए गए हैं, हम लोग समझेंगे। बट हमें क्लास 9th के से लिंक करके अगर हम पढ़ते हैं तो और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ सकेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं नोट्स से हम लोग समझेंगे। देखिए ये है आपका, ये नोट्स है हमारे द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि हम आपको दिखाते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है या लिख लेना है कॉपी लेकर के बेहतरीन तरीके से। प्रकाश का परावर्तन हम लोग देख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है, देखिए। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से, ये देखिए कोई सतह है, ये पॉलिश किया हुआ दर्पण है मान लीजिए, इस पे ये देखिए यहाँ पे बीच में नॉर्मल होता है, यानी कि अभिलंब होता है बीचों बीच। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण, यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ये सन है। ठीक है, ये प्रकाश इधर से आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद ये अपने ही वापस उसी माध्यम में, माध्यम आपको पढ़ाएंगे, माध्यम आगे क्या क्या होते हैं। माध्यम हमारे बेसिकली दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम होता है। ठीक है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम मतलब जहाँ पे हमारी नज़रें आसानी से देख सकती हैं, हम जहाँ पे आसानी से चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। सघन मतलब जहाँ पे हम स्पष्ट नहीं देख सकते, जैसे मान लो पानी के अंदर आप झाँक रहे हो, पानी भरा हुआ उसके अंदर आप देख रहे हो, तो ये क्या है, अभी हम बाहर हैं तो बाहर वाला जो है वायु माध्यम कहलाएगा, और पानी है ये पानी का माध्यम कहलाएगा। तो बताओ, वायु में देखना आसान होता, पानी के अंदर देखना कठिन होता, इसलिए पानी वाला जो है वो सघन हो जाएगा और वायु वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। समझ गए आप, वायु वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। यानी हमेशा माध्यम कंपेयर में तैयार किए जाते हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से तैयार किए जाते हैं। सापेक्षता, यानी कि हवा की तुलना में पानी जो है सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या कह रहा, माध्यम समझ गए कि जब यहाँ वायु से टकरा, इसमें आया और इसी माध्यम में वापस लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे उसी माध्यम में ये आई प्रकाश यहाँ से, और यहाँ से टकरा करके फिर यहीं चली गई। अब ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच आपतित, ये आने वाली किरण को आपतित कहते हैं। हम आपको डिटेल दिखाते हैं इसमें कौन क्या है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो आ रही है ओ, यहाँ पे ओ माना गया, ओ ए जो है ये ओ ए है। ये देखिए यहाँ पे ए ओ जो है आपतित, ये आपतित किरण है, यहाँ पे कोण लिख दिया गया, यहाँ पे ये गलत है, आपतित किरण है यहाँ पे। ठीक है, आपतित किरण है ये। ठीक, ये OA जो है आपतित किरण है, OB जो है यहाँ पे ये परावर्तित किरण, क्योंकि टकराने के बाद अपने माध्यम में, जब ये टकराने के बाद अपने ही माध्यम में जाते हैं तो उसको परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या है, जब टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में चला जाए, वो अपवर्तन है। ठीक है, लौटे ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, थोड़ा ही सही लेकिन कर जाए, वो अपवर्तन होता है। टकरा के वापस चला जाए, परावर्तन है। अब देखिए OB अपवर्तित परावर्तित किरण है, ये टकराने के बाद गई है तो परावर्तित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण है ये। ठीक है, ये कौन सी है, आपतित किरण है। कौन सी है, आपतित किरण है ये वाली। और ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, क्या है, परावर्तक पृष्ठ है ये देखिए एक्स वाई जो है ये वाई है, आप यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जो है ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, इससे टकरा कर वापस जा रहा है। और ये हमारी आपतित किरण हो गई, परावर्तित हो गई। ये अभिलंब ON क्या है, अभिलंब ON। और ये जो आई कोण बना रहा है यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे आई कोण जो बना रहा है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, ये देखिए आई कोण यहाँ पे बना रहा है ये, और आर इधर, तो ये क्या, आपतन, आपतित किरण से जो बनता है कोण वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण से जो बनेगा वो परावर्तन कोण।
देख रहे हैं लॉजिक, इसमें आपतित अपवर्तन, ठीक है, आपतित अपवर्तन, आपतित किरण से अपवर्तन कोण, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण, क्या परावर्तन कोण बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, इसमें कोई ज़्यादा रखने वाली बात नहीं, ठीक है, यस। चलिए ये आप समझ गए, आई क्या आपतन कोण है, आर क्या है परावर्तन कोण है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमें आल्सो आप FB पेज पे, यूट्यूब पे, कूप पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, अपना वहाँ भी कोचिंग का पेज है, सभी जगह आप वहाँ भी पहुँच कर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर हम लोग देखते हैं आगे परावर्तन का नियम। अब हम लोग परावर्तन के नियम देखेंगे, आपके बुक में देखते हैं पहले क्या दिया गया है, ठीक है, ये देखिए बुक में क्या दिया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु तथा विलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं, बिल्कुल दिया गया है। हम लोग अब इसमें देख लेते हैं नोट्स में क्या है भाई। देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो आई था वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा अपवर्तन कोण के बराबर, ठीक है। यानी सीधा सा है जब हमारा ये सीधा है, ठीक है, यानी आप समझ रहे होंगे, हम आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार। ये देखिए जब यहाँ पे जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वो टेढ़ा होके निकल जाएगा, समझ रहे हैं बात को ना, जितने एंगल से वो निकल जाएगा, यानी कि जितने वो यहाँ से दूर से आएगा तो दूर से बनाता हुआ जाएगा, यानी जितना पास से आएगा उतने पास से, क्योंकि ये जो परावर्तन पृष्ठ एकदम समतल है, प्लेन है। अब प्लेन है तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। हम आपको परावर्तन के प्रकार भी दिखाएंगे, कैसे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। बस आपको समझते चलना है, नोट करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है, बिल्कुल। एक बार समझ में ना आए दोबारा फिर प्ले करके देखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ समतल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ सभी एक ही तल पर रखे हुए हैं, एक ही पॉइंट पर, ठीक। ये हो गए आपके परावर्तक, समझ गए ना, बिल्कुल। इसके नियम दो ही नियम है, बहुत ही आसान है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बोल सकते हैं आई बराबर आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। हमने आपको कहा था नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अभी अभी हमने आपको बताया नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित में क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो प्रकाश किरण को रिफ्लेक्ट करेगा, वापस करेगा, वो एकदम प्लेन होना चाहिए। ये देखिए प्लेन, ये देखिए प्लेन, तो जितने एंगल के साथ आएगा उतने एंगल के साथ वापस जाएगी, फिर जितने एंगल के साथ आएगी उतने एंगल के साथ वापस जाएगी, फिर जितने एंगल के साथ आएगी उतने एंगल के साथ वापस जाएगी। देख रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये एक निश्चित दिशा में चली जाती है, कि निश्चित दिशा में जाए, इनका निश्चित हो जाना कि जितने एंगल से आएंगी, जितने आपतन कोण के साथ आएंगी उतने ही परावर्तन कोण के साथ जाएंगी। ऐसा तब पॉसिबल है जब ये नियमित परावर्तन हो, समतल पृष्ठ हो, यानी बराबर खुरदरा बिल्कुल ना हो, ठीक है। परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए अनियमित परावर्तन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा हो, इसमें देखिए खुरदरा, इसमें ज़्यादा खुरदरा नहीं बना, पर हम लोग खुरदरा सतह बना लेंगे। ये खुरदरी सतह ऐसे आप बनाएंगे, नोट्स पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे खुरदरी सतह पर क्या, खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आने का तो निश्चित है, लेकिन जाने का कोई निश्चित दिशा नहीं है, क्योंकि खुरदरी है, कहीं उभरे हुए भाग पे पड़ा तो टेढ़ा हो गया, कहीं नीचे गड्ढे में पड़ा तो इधर चला गया, तो इसमें नियमित नहीं है, ये इरेगुलर है, ठीक है, बिल्कुल। ये अपने माध्यम, ये परावर्तन भी देख लिए प्रकार, ठीक है। अब आपके बुक में चलते हैं, देखते हैं हमारे बुक में क्या दिया गया है। यहाँ पे अब देखिए, ये तो ठीक है, नियम दे दिया। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नियम जब जब होता है सब,
गोलीय पृष्ठों के सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। वो देखिए परिचित 9th में आपने पढ़ा हुआ, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित। हम आपको फिर भी हम कुछ यहाँ पे शॉर्टकट में बता देंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ये तो इसमें थोड़ा सा दिया गया, हम आपको 4-6 पॉइंट समझाने हैं, तो मेरे पास कम से कम 8 से 10 पॉइंट, बट आपके इसमें जो 9th 10th का सिलेबस था वो आपके 4-5 पॉइंट है। प्रतिबिंब का साइज, बिंब कैसे बनता है, साइज के बराबर होता है, ये देखिए इसमें दिया गया है, ठीक है, ओके। आगे दिया गया है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण के बारे में दिया गया है, ये यहाँ से समतल दर्पण का दिया गया है, बढ़िया बढ़िया यहाँ तक दिया गया है, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम आपको आगे के दिखाते हैं नोट्स में क्या है। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन में अंतर दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जो हम लोग पीछे पढ़े वही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। ये देखिए दर्पण, यहाँ पे उसने गोली दर्पण बोला था, प्रतिबिंब है। और फिर ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। फिर यहाँ पे दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर भी दिया है। फिर ये देखिए समतल से प्रतिबिंब का बनना, समतल से प्रतिबिंब का बनना ये दिया गया है पूरी तरह से 4 पॉइंट इसमें दिया गया है, जो अभी आपके नोट्स में उसमें बुक में था, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग इसको अब यहाँ तक नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन के अंतर तक यहाँ तक आप पूरा पढ़ लेंगे यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल। कितने पेज हो गए भाई, हम लोगों ने बुक से पढ़ा परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन, परिभाषा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर बहुत काम देगा ये। अच्छे से इसी तरह बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, नीचे दिया गया है लिंक में, तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें, PDF मांग सकते हैं, मैं वहाँ पे दे दूँगा। ये देखिए नियमित परावर्तन अनियमित, ये हम दर्पण के बारे में कल बताएंगे। गोली दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल में, सब कुछ कल बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझना है तो ये पहली वीडियो को आपको 1 से 2 बार अच्छे से समझ लेना है, लिख लेना है। जब ये बनेगा तो आगे का सफ़र आपका बहुत आसान होगा, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में मैथ और थ्योरी 2 है, इसलिए कठिन होता है, ठीक है, बिल्कुल। हम आपको लॉजिकली समझाएंगे, बट आपको डटे रहना है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, सभी को जय हिंद।